नमस्कार दोस्तों, टर्न द बस के इस ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं की और पाठ है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। और जम्मू कश्मीर से के बारे में पढ़ने से पहले हमको देख लेना होगा कि जम्मू कश्मीर भारत के किस हिस्से में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर भारत के एकदम उत्तरी भाग में स्थित है। सर्वप्रथम हम जम्मू कश्मीर के बारे में जब शुरुआत कर रहे हैं तो हमको समझ लेना होगा इसकी थोड़ी भूगोल को। और जम्मू कश्मीर मुख्य तरह से 3 भाग में बटा हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू जो है वो थोड़ा छोटी पहाड़ियों और मैदानी इलाका है जहाँ पे मूल भाग में हिंदू रहते हैं। इसके अलावा यहाँ मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। और कश्मीर क्षेत्र में मुख्यतः कश्मीर घाटी है और यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध तथा अन्य हैं। और लद्दाख मुख्यतः से पहाड़ी क्षेत्र है और इसकी जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान हैं। ये देखिए दोस्तों कश्मीर घाटी की तस्वीर। तो जब हम कश्मीर के बारे में समझते हैं तो कश्मीर को हमको जब समझते हैं तो हमको ये चीज जान लेने की जरूरत है कि उसकी समस्या की जड़ क्या थी। और जब हम कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं तो कश्मीर को हमें एक संवेदनशील विषय के रूप में पढ़ना चाहिए, एक संवेदनशील राजनीति को अपनाकर पढ़ना चाहिए, ना कि अन्य प्रकार की राजनीतिक मोल भाव करके हमें कश्मीर के बारे में पढ़ना चाहिए। तो जो राजनीतिक विज्ञान में स्वयं ही जो कश्मीर का जो मुद्दा है क्षेत्रीय आकांक्षा का, वो बहुत ही संवेदनशील है और आज तक इसकी समझ सुलझ नहीं पाई है। तो समस्याएं की जड़ें क्या थी? समस्याओं की जड़ इसमें सर्वप्रथम ये है कि 1947 के समय में जम्मू कश्मीर एक राजसी रियासत थी और उसके राजा जो थे वो महाराजा हरि सिंह थे। जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से बहुत सारी राजसी रियासतें थी और उसके बाद वहाँ के नवाब, वहाँ के राजा, बाद में जाकर सरदार वल्लभ भाई जी का जो पूरा नेतृत्व था भारत को एक अखंड भारत बनाने का, उसके बाद भारत बना है, राज्य बने हैं। परंतु जम्मू कश्मीर उससे पहले भारत का पूर्णतः राज्य नहीं थी, बल्कि वह ब्रिटिश सरकार के अंडर में थी, ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। ठीक है दोस्तों। तो वहां के राजा महाराजा हरि सिंह थे उस समय में। और उस समय में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो महाराजा हरि सिंह के पास दो दो प्रकार के प्रस्ताव आए। एक तो भारत के पास से आया, दूसरा आया पाकिस्तान के पास से। भारत बोल रहा था कि आप हमारे साथ आके मिल जाइए, पाकिस्तान बोल रहा था कि आप हमारे साथ आके मिल जाइए और आप अपना विलय हमारे साथ कर लीजिए। भारत भी यही बोल रहा था, पाकिस्तान भी यही बोल रहा था। और पाकिस्तानी नेताओं का ये मानना था कि चूंकि जो कश्मीर क्षेत्र में अधिकतर भाग में अधिकांश लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए। जबकि भारत में भारत का ये कहना था कि वहाँ के राजा जो हैं उन्होंने जब एक्सेशन पे साइन कर दिया था कुछ समस्याओं के बाद, तो उसके बाद कश्मीर अपने आप ही भारत का बन गया था, जम्मू कश्मीर। तो उसके पहले जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने धर्म को अपना एक आंकड़ा बनाया था ये कहने के लिए कि कश्मीर हमारा है। और बिना ये चीज़ की पड़ताल किए कि वास्तव में कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं। और चूंकि वास्तव में जनरल राजनीति में ऐसा होता है कि आप आम जनता के लोगों के बारे में नहीं सोच के अपनी फायदे के बारे में सोचते हैं और अपना हैं कि वहाँ की जो जनता है वो भी यही चाहती होगी। पर कश्मीर की जो जनता थी वो यह नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि कश्मीर की कश्मीरियत जो पहचान है, कश्मीर की जो पहचान है वो उसी प्रकार से बनी रहे। और वह अपने आप को सर्वप्रथम एक कश्मीरियत के तौर पर देखते थे, ना कि एक हिंदू और मुसलमान के तौर पर देखते थे। तो उनके लिए क्षेत्रीय पहचान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब बात आ जाती है कि उसके बाद क्या हुआ।
जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो उस समय का एक और संदर्भ हमको समझ लेने की ज़रूरत है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कौन थे? शेख अब्दुल्ला जी। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया था और ये पार्टी महाराजा के से छुटकारा पाना चाहती थी। ये बोल रही थी कि जो महाराजा है, वो क्या कर रहे हैं, वो अ, अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं। वो कुछ तबके के लोगों को, कुछ धर्म के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बजाय किसी बाकी धर्म के लोगों को, बाकी तबके के लोगों को। तो वहाँ पे क्लास डिवीजन था, यानी जो क्लास के आधार पर डिवीजन था, और उसके साथ ही साथ वहाँ पे रिलीजन के आधार पर भी क्लास डिटरमाइंड था बहुत हद तक। तो वो कश्मीर की आंतरिक राजनीति थी, तो उसमें हमको ज़्यादा नहीं भिड़ना है। हमको यहाँ पे थोड़ा-सा बस उसका संदर्भ जानना था कि किस प्रकार से शेख अब्दुल्ला की ये पार्टी जो थी, वह ना ही पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी और वह राजा से छुटकारा पाना चाहती थी। और बाद में चलकर आप देखेंगे कि शेख अब्दुल्ला जी वहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं 1947 में, जो कि बाद में जाकर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के कारण 1953 से लेकर 1964 तक उनको कारावास में बंद कर दिया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि अक्टूबर 1947 के समय में क्या हो रहा था। अक्टूबर 1947 के समय में जब महाराजा ने दोनों देशों को मना कर दिया कि ना हम पाकिस्तान से मिलेंगे, ना हम भारत से मिलेंगे, हम रहेंगे कश्मीर और हम एक स्वतंत्र राज्य रहेंगे। तो हम रहेंगे कश्मीर और हम एक स्वतंत्र राज्य की तरह ही रहेंगे। परंतु पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान अपनी महत्वाकांक्षाओं से चूर उसने कबायली घुसपैठियों को वहां भेज दिया हिंसा फैलाने के लिए। कश्मीर में काफी हिंसा फैलाई गई, काफी तहस नहस किया गया और यहाँ तक कि महाराजा को भी वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचा के। और जब महाराजा भारत आए, वो प्रधानमंत्री नेहरू से मिले, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को कहा कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, भारत की सेना की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर में ये घुसपैठिया घुस आए हैं और काफ़ी हिंसा और तबाही मचा रहे हैं, मार-काट कर रहे हैं। तो परंतु नेहरू ने कहा कि ठीक है, हम ये आपकी मदद तो करेंगे, परंतु आप क्या करिए, आप भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तो महाराजा को के पास कोई और दूसरा चारा था नहीं, तो उनको यही करना पड़ा, तो उन्होंने यही किया। और उस इसी के परिणाम स्वरूप कश्मीर का जो हिस्सा था, कश्मीर जो था वो हमारा हुआ, जम्मू कश्मीर का जो राज्य था वो हमारा हुआ। परंतु उसके बाद जब सेना जाती है, सेना ने कुछ कार्रवाई करने के बाद बहुत हद तक हिंसा को शांत करती है। परंतु उसके बाद भी क्या होता है कि अ, कबयाली घुसपैठियों ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा अपने अंदर ले लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा। और इसको, ये सारे हिस्से को वो लोग बोलते थे कि आजाद कश्मीर, यानी भारत से हमने इस पार्ट को आजाद करा लिया। तो उनका ये कहना था। तो उसके बाद जब नेहरू जी ने ये चीज देखी, तो उनको लगा कि और हिंसा और युद्ध करने के बजाय वो ये मामले को कहाँ लेके गए? यूनाइटेड नेशंस लेके गए। तो यह क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूनाइटेड नेशन बोला जाता है, उन्होंने अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कर डाली थी। ठीक है, तो उसने ये किया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब विलय प्रपत्र पर महाराजा ने साइन कर दिया था नेहरू के साथ, तो यह जो तस्वीर है आपकी पुस्तक में भी दी गई है। तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि पहला कि पाकिस्तान अपने सारे घुसे हुए नागरिक को वापस बुला ले, और दूसरा भारत को धीरे-धीरे अपनी फौज सीमा से कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, और तीसरा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था। जनमत संग्रह का अर्थ होता है प्लेबिसाइट। ठीक है, कि जनमत संग्रह आप जनमानस से, वहाँ की जो जनता से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं वास्तव में, क्योंकि प्लेबिसाइट सही मायने में हुआ नहीं है अभी तक। तो जैसे कि हम ऐतिहासिक तौर में ये चीज़ को हम जानते हैं। और इसी बीच क्या हुआ था, 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और साथ ही भारत ने भी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत
उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गई। तो उस समय की इस तरह राजनीति थी, वो बहुत ही संवेदनशील राजनीति थी और इसी के कारण भारत ने भी ये समझौता किया कि जो कश्मीर को हम क्या देंगे, एक अलग तरह की स्वायत्तता देंगे, अलग तरह की ऑटोनॉमी देंगे, और जो कि उन्होंने 370 के तहत दी थी। और उस समय राज्य सरकार का जो मुखिया था वो प्रधानमंत्री कहलाता था। परंतु राजनीतिक स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर जम्मू कश्मीर के मामले में हमेशा एक प्रकार का विवाद व द्वंद्व छिड़ा रहा है दोस्तों। पाकिस्तान ने सदा ये कहा कि कश्मीर घाटी उनका हिस्सा है, जबकि भारत बार बार कहता गया कि पाकिस्तान ने भारत के जो हिस्से हैं उसको गलत तरीके से अपनाया हुआ है और उसको गलत तरीके से अपने नियंत्रण में रखा है, गैर कानूनी तरीके से रखा है कब्जा करके। तो ये द्वंद्व तो चलता रहा, पर अब हम जानते हैं कि 370 और 371 पर क्या विवाद थे। सिद्धांत और व्यवहार में अनुच्छेद 370 और 371 जो एक विशेष प्रकार के प्रावधान है भारत संविधान द्वारा दिए गए हैं, ताकि वह पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने के लिए सक्षम हो सके, जब तक उनका विकास सही मायने में ना हो जाए। दो विपरीत प्रक्रियाएं थी उसकी। एक तो था, एक जो लोग कहते हैं, एक वर्ग कहते हैं कि जो विश्वास करता ये है कि अनुच्छेद 370 जो है प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण तरह एकीकृत नहीं होने देता, और इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। तो दूसरा वर्ग क्या कहता है? दूसरा वर्ग कहता है कि 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है, उनकी कम से कम तीन मुख्य शिकायत थी। तो दूसरा तबका हमेशा से कहता आया है कि जो आपने संवैधानिक तौर पे तो कह दिया कि जो 370 है वो हम आपको दे रहे हैं, आपकी स्वायत्तता दे रहे हैं, आप अपना विकास कीजिए, पर क्या सही मायने में उनको कभी भी इस चीज का फायदा मिला? ये एक बड़ा सवाल है जो आज भी भारत की राजनीति में है और आज भी कश्मीर के मुद्दे में ज्वलंत है दोस्तों। और तो यही बात थी कि जो तीन मुद्दे ये थे कि कब्याली हमले के बाद ये बात की गई थी कि जब स्थितियां समान हो जाएंगी तो वहां पे एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा, जो कि नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है। दूसरा, यह अनुभव किया गया कि अनुच्छेद 370 द्वारा दिए गए विशेष संघीय दर्जा, संघीय का मतलब होता है फेडरल, कि आप इक्वल स्टेटस देते हैं, समान अधिकार देते हैं राष्ट्र को भी और राज्य को भी, है ना? तो आप समान अधिकार देते हैं राष्ट्र को भी और राज्य को भी। और तीसरा यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में मौजूद है, लोग आसानी से एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो उस प्रकार की जो स्वतंत्रता थी वो लोगों ने कश्मीर के राज्य में पूर्णतः महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि चाहे वो आंतरिक कारण था, भारत का खुद का कारण था, या फिर बाहर से आए आतंकी हमले हो। तो इसके दो प्रमुख कारण जो ये सारे चीज भारतीय राजनीति में आपको समझने की जरूरत है। तो जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो चलिए हम देख लेते हैं कि 1948 से राजनीति थी क्या कश्मीर में। 1948 में शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने नए नीतियों के तहत उनका यह लक्ष्य था कि सामान्य जनजाति और निचले तबके के लोगों को क्या किया जाए, उनको लाभ पहुंचाया जाए। और इसी के तहत उन्होंने लैंड रिफॉर्म स्कीम कानून लेकर आया, जिसको हम लोग कहते हैं भूमि सुधार योजना, जिसके अंतर्गत वो निचले तबके के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। पर इसके कारण बहुत से लोग जमीनहीन हो रहे थे, और यही विवाद का कारण बना कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच, अ, जिसके पश्चात शेख अब्दुल्ला को 1953 में प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो मुखिया थे उस समय में उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, और उसको हटाकर उनको
1953 से 1964 कारावास में डाल दिया गया था। 1953 और 1974 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक घड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक तो सत्ता में रहा, परंतु बाद में जाकर कांग्रेस से मिल गया। इस प्रकार कांग्रेस को जम्मू कश्मीर राज्य पर सीधा नियंत्रण मिल गया था। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ दोस्तों, और वे राज्य के मुख्यमंत्री फिर से बने। और 1977 के विधानसभा चुनाव में शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने बहुमत हासिल की। 1982 में शेख अब्दुल्ला का निधन हो गया था, और जिसके कारण फिर उनके सुपुत्र जो थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया और मुख्यमंत्री बने। और फारूक अब्दुल्ला आज भी कश्मीर की राजनीति में बहुत ही सक्रिय हैं। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। परंतु कुछ समय बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा उनको भी उनके पद से निष्कासित कर दिया गया, और इसके पश्चात नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक गुट पार्टी से अलग होते हुए अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया, और फिर केंद्र सरकार के इस फैसले और कश्मीरी राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप ने कश्मीरी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया और कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा कर दी। तो यही जो बार बार कांग्रेस सरकार की या केंद्र सरकार की, जो भारत की बार बार कश्मीरी पॉलिटिक्स में इंटरवीन करना, कश्मीर की राजनीति में हस्तक्षेप करना, कश्मीरी भावना को ठेस पहुंचा रहा था। और इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीर में लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था दोस्तों, उसको भी एक गहरा धक्का लग गया था। यह भावना कि केंद्र कश्मीरी राजनीतिक संदर्भों में हस्तक्षेप कर रहा है, और इसकी पुष्टि जब हुई 1986 में नेशनल कांग्रेस केंद्र में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हो गया। और 1987 में कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक उछाल था, और वो उछाल क्या था कि उस समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन थी, वह बहुत ही ज्यादा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करके और आई सत्ता में, और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर लौटे। परंतु यह व्यापक रूप से माना जाता है कि परिणाम में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं थी, यानी संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी थी, हेर फेर थी। और जिसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्शन रिगिंग भी बोलते हैं, कि इलेक्शन को रिग कर लिया गया था। इलेक्शन में जिस तरह से हम आप जो कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, जिस प्रतिनिधि को वोट कर रहे हैं, उसका चुनाव नहीं होके कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला का चुनाव हो गया। और परिणाम स्वरूप 1980 का जो दशक रहा, उसके प्रारंभ में ही राज्य में कुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चलती रही। और यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई, क्योंकि सामान्य रूप से विद्वान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो कमजोर पड़ रही है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन शुरू किया, और इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, और कुछ फिर उग्रवादी समूह भी उभर कर आते हैं। 1979 यानी 1989 तक मूल रूप से कश्मीर को एक राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन चलने लगा, और वो चरम सीमा तक पहुंच गया। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिलता रहा, और इससे जिस जिस प्रकार से ये उग्रवादी आंदोलन और ही भड़कता रहा, जिसको हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम से भी जानते हैं। कई वर्ष तक राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। 1990 से पूरी समय जम्मू और कश्मीर के द्रोहियों के हाथों और सेनाओं की कार्रवाइयों से असाधारण हिंसा को झेला। तो यहाँ पे सेना की कार्रवाई भी शामिल है और विद्रोहियों की कार्रवाई भी शामिल है। इन दोनों के कारण जो आम जीवन था, उसको काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो काफी प्रभावित हुआ।
और एक काफी बड़ा हिंसा जम्मू कश्मीर में हुआ। फिर 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए और जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्र स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई और 2002 में जम्मू और कश्मीर राज्य में फिर चुनाव हुए और इसके स्थान पर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। 2002 और इससे आगे गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष तक सरकार में थे। तो 2002 और इसके आगे की राजनीति में क्या हुआ कि गठबंधन के साथ मुफ्ती मोहम्मद जो थे वो 3 वर्ष तक राजनीति में थे, सरकार के मुखिया थे और रहे और जिनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुखिया बने जो जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उससे अगला चुनाव दिसंबर 2008 में हुआ और एक बार फिर से मिली जुली सरकार 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई, पर इसको लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा किए गए गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। अब आप पूछेंगे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है? तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आपकी किताब में इसके बारे में जिक्र किया गया है, पर उसके बारे में पूरा अच्छे से नहीं बताया गया डिटेल में। तो यहाँ पे सुन लीजिएगा ध्यान से कि अलगाववादी गठबंधन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है का मकसद है कि राजनीतिक जरिए से कश्मीर के अलगाव के लक्ष्य को हासिल करना, कि कश्मीर को एकदम भारत से अलग कर देना है। इसकी स्थापना 9 मार्च 1993 को हुई और भारत अधिकारियों का मानना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के सक्रिय चरमपंथी संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है, जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो एकदम हिंसा को भड़काते हैं, अलगाववाद चाहते हैं। इससे बनने की जरूरत बनाने की जरूरत इसीलिए महसूस हुई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसक गतिविधियों को मान्यता नहीं दी जाती है। लिहाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जरिए कश्मीर समस्या के अंतर्राष्ट्रीयकरण और राजनीतिक समाधान के रास्ते ढूंढे जाए। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चाहता है कि कश्मीर का जो मुद्दा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, उसका राजनीतिक समाधान ढूंढा जाए और कश्मीर के लोगों तक समाधान पहुंचाया जाए। 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 से फिर से चुनाव हुए और जिसमें पिछले 25 वर्षों में से ज्यादा मतदान होना रिकॉर्ड किया गया था। परिणाम स्वरूप पीडीपी की मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आए और मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 से राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाले आतंकी घटनाएं हुई, जैसे कि 2016 में भी आप देख सकते हैं कि उरी में जो आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद आप फिर भारत में और पठानकोट में भी आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद पुलवामा अटैक भी आप देख सकते हैं जो 2019 में हुआ 14 फरवरी को। तो ये सारे मुद्दे थे और जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था दोस्तों। फिर क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को पूर्ण गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनः गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बनाए गए। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं और वह न केवल सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाएं, जातियां और जनजातियों की विविधताएं हैं, बल्कि वहाँ विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम
द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। तो अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ तक हमने कश्मीर के मुद्दों के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं एक बार प्रश्न उत्तरी की तरफ और प्रश्न उत्तरी को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर राज्य में अतिरिक्त विभिन्नताओं की व्याख्या करें और वर्णन करें कि यह कैसे उस राज्य में कई क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जन्म देती है। तो जैसा कि अभी हमने विविधताओं के बारे में बात की जम्मू कश्मीर में, तो वो आप पीछे जाके इसी वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के भूगोल के बारे में आप चर्चा करेंगे, इसकी विविध संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ बस रहे विविध संस्कृति एवं धर्म जाति के लोगों के बारे में आप चर्चा करेंगे उत्तर के पहले संदर्भ में, पहले पार्ट में। उसके बाद आप दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से नए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ये जन्म देती है। तो 1979 तक जम्मू और कश्मीर राज्य एक अलग कश्मीर राष्ट्र की मांग करने में उतारू हो गया था, जो कि उग्रवादी आंदोलन की चपेट में आ गया था, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। और विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक और सैन्य समर्थन मिल रहा था और कई वर्ष तक राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन में भी था और प्रभावी रूप से सशस्त्र बलों के नियंत्रण में भी था। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जो हमने अभी समझा। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि 1990 की अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर में ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई के माध्यम से काफी हिंसा हुई। और इस प्रकार से आप बताएंगे कि किस प्रकार से पूरी राजनीति हुई है जम्मू कश्मीर में और किस तरह से वहां पे लोकतंत्र को, लोगों को लगा कि लोकतंत्र कमजोर हो जा रहा है, केंद्रीयता बढ़ते जा रही है, केंद्र का शासन बढ़ते जा रहा है। तो उस संदर्भ को भी आपको बताना होगा यहाँ पे। इसके साथ साथ राज्य में विधानसभा चुनाव केवल 1996 में ही हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में राष्ट्रीय सम्मेलन और जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्र स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। तो किस प्रकार से देखिए कि जो आंतरिक राजनीति चल रही थी, उसी प्रकार से जो नेता भी उभर कर आते हैं वो उन्हीं मुद्दों को लेकर अपना चुनाव लड़ते हैं। और जब वो उन्हीं मुद्दों को लेकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका यह लक्ष्य होता है कि वह जनता की मन की बात की नुमाइंदगी सही मायने में कर पाए। और यही था कि उस समय में जो फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। और फिर जब वो पार्टी को लेकर आते हैं चुनाव में, तो उनका अहम मुद्दा ही यह था कि क्षेत्र स्वायत्तता की मांग अहम मुद्दा थी ये पूरे राजनीतिक चुनाव में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।